है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले वाले पार्ट में, कह लो इससे पहले चीजें, कि न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। आपका पहला न्यूक्लियर इन्वेलप होता था, दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता था, तीसरा आपका क्रोमैटिन नेट होता था, चौथा हमें पढ़ना था आपको चौथी चीज पढ़नी थी न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो हमने पहली 2 चीज पढ़ ली थी, पहले फिर से बता देता हूं न्यूक्लियर इन्वेलप क्या क्या होता है, ताकि आपको रिकैप हो जाए थोड़ा सा। एक बाहर की मेम्ब्रेन है, एक अंदर की मेम्ब्रेन है और बीच में स्पेस है, तीनों को मिलाकर बोला गया न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है ना। सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर आपका क्रोमैटिन नेट होता था, डीएनए होता था, आरएनए होता था और उससे जुड़ी सारी चीजें होती थी। थर्ड चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, यहां से आपको बहुत मस्त चीज पता चलेगी, आप यकीन मानिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको अलग ही फील आएगी कि यार आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। देखो क्रोमैटिन नेट के बारे में आपको बहुत बारीक बारीक चीजें आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, बस ध्यान। पहला, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई। पहला, ये क्रोमैटिन नेट होता था, तो कई सारा है, तो मैंने कहा यार क्रोमैटिन नेट क्या है, तो क्रोमैटिन फाइबर से बना हुआ है। तो मैंने इतने सारे, यानी जो आपके पूरा जाल था, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है, तो मैंने उसमें से एक धागा निकाला, तो मैंने एक धागा आपको निकाल लिया यहां से, तो एक धागा इसमें से निकाल लिया, इसे क्या बोला गया, एक क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोला गया, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये एक क्रोमैटिन है और क्रोमैटिन फाइबर, तो ये कुछ और नहीं डीएनए है, तो इसका मतलब एक क्रोमैटिन एक डीएनए के बराबर होता है, एक डीएनए होता है। चलो आओ उसके पहले कुछ चीजें समझते हैं। हमारी ह्यूमन की सेल है, हमारे अंदर क्या होती है, सेल होती है बेटा, हमारे अंदर क्या होती है, सेल है, सबको पता है। उस एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का होता है। कितना होता है, 2.2 मीटर। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, पढ़ाते वक्त, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कि हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। फिर कुछ बच्चों का सवाल आया कि इतना बड़ा डीएनए, इतनी पिद्दी भर की सेल है ना, पिद्दू भर की सेल, इसके अंदर आता कैसे है। एक मस्त सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया, बहुत मस्त सा एग्जांपल समझाया, ठीक है ना। आपने पतंग उड़ाया होगा, ऐसे बहुत सारे धागे होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं, पतंग है ना, धागे होते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हो तो एक आपके पास क्या होती है, चरखी होती है। चरखी होती है, क्या आप चरखी पे लपेट देते हो अच्छे तरीके से पूरा, मतलब सोचो कई किलोमीटर का धागा, कई किलोमीटर तक का, जो आप इतनी ऊंची ऊंची पतंग उड़ाते हो, उसका धागा एक छोटी सी चरखी के अंदर आ जाता है। बहुत ज्यादा इतनी बड़ी या इससे थोड़ा सा बड़ी, इस चरखी के अंदर आ जाता है, पूरा का पूरा धागा लपेट जाता है। इसी तरीके से ये 2.2 मीटर का डीएनए जो होता है, उसको एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, मैंने तब भी बताया था, फिर बताऊंगा। हिस्टोन प्रोटीन उसको पैक कर देती है। कैसे पैक करती है, ये मैंने कहा यार ये हिस्टोन प्रोटीन है, मैंने मान लिया ये पूरा हिस्टोन प्रोटीन है, उसके अंदर ऐसे ऐसे डीएनए पूरा लपेटा होता है, अच्छे तरीके से पूरा डीएनए लपेटा होता है, और पूरा इसे बोला था हिस्टोन प्रोटीन, यानी पैकिंग का काम करती है यूकैरियोट के अंदर। चलो देखते हैं, ये जो 2.2 मीटर का डीएनए होता है, इसको 46 पार्ट में डिवाइड होता है, ये पूरा उसी के अंदर होता है, यानी 46 पार्ट में ये फैला हुआ होता है, पूरा का पूरा डीएनए 46 पार्ट में फैला हुआ है, छोटे छोटे पार्ट में। उसको हमने बोला सेगमेंट। तो कितने सेगमेंट हैं, 46 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट को हमने क्या बोला, क्रोमैटिन फाइबर। एक सेगमेंट को क्या बोला हमने, क्रोमैटिन फाइबर, यानी एक सेल के अंदर 46 क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। बट कुछ बच्चों का सवाल आया, सर हम लोगों ने तो पढ़ा है, जो और बच्चे 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैं कहां कह रहा हूं, मना कर रहा हूं कि नहीं होते हैं। तो मैं एक बात यहां आपको और बता देता हूं, ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर ही क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमैटिन फाइबर ही क्रोमोसोम होता है। बट कब, सेल डिवीजन। कब होता है बेटा, सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया है कि हम हर एक बारीक से बारीक चीज को पढ़ेंगे, हर चीज आपको बताएंगे, कोई चीज आपसे नहीं छूटेगी। क्रोमोसोम, हालांकि आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इसी को हम लोग सीधा क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, अरे नहीं बेटा, क्रोमोसोम पे मैं पूरा अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, कल तक परसों तक वो आ जाएगा, क्रोमैटिन क्रोमोसोम। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि यही क्रोमैटिन फाइबर से ही क्या बनता है, यानी यही क्रोमोसोम होता है। बट फर्क क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तभी क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होता है, बट आपको जब सेल डिवाइड होगा तब ये पढ़ाया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा होता है। कोई दिक्कत यहां तक, चलो नहीं आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपसे एक चीज आपसे कहा जा रहा है, मेरी बात को बताना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर में दे सकता हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पूछा जा सकता है, बट इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है कि एक क्रोमैटिन फाइबर, मैंने कहा यार एक ये एक क्रो, यहां लिखता हूं ताकि आपको फिर मिटा दूंगा। एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है कि एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है? बिल्कुल बेटा गलत, बल्कि 46 के अंदर क्या होता है, 2.2 मीटर। मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा डीएनए 46 सेगमेंट के अंदर फैला हुआ है, तो 46 क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो
इन चीजों को मिटाते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। इस सेगमेंट को भी मिटाते हैं, कोई दिक्कत ना हो। ह्यूमन सेल, फाइबर, डीएनए, यहां तक। चलो अब स्टडी करते हैं कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, कैसे कैसे आया। तो क्या अभी तक आपको पता चल गया कि ये जो क्रोमैटिन होता है कुछ और नहीं होता है बल्कि डीएनए होता है। क्या डीएनए को पैक किया जाता है, यानी डीएनए को जब आपने पैक किया होगा तो हिस्टोन प्रोटीन से पैक किया होगा, तो यानी आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है या क्रोमैटिन है वो डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो एक और चीज बेटा मैंने आपसे बोला था, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है ना। तो आपने ये जो आपने क्रोमैटिन उठाया, यहां से जो क्रोमैटिन उठाया वो क्रोमैटिन सोया नहीं था, वो काम कर रहा था। समझो बात को, वो क्रोमैटिन क्या कर रहा था बेटा, काम कर रहा था। अगर क्रोमैटिन काम कर रहा था, अगर क्रोमैटिन काम कर रहा था, यानी डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए। बेटा डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए। तो मैंने कहा यार आपने जो क्रोमैटिन उठाया था उस डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए। ठीक है, जो आरएनए, बात को समझना मेरी बहुत ध्यान से, जो आरएनए बन चुका होगा, बात समझो, जो आरएनए बन चुका होगा वो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से जा चुका होगा। जो आरएनए बन चुका होगा वो यहां से यहां भाग चुका होगा। लेकिन अभी जो आरएनए बना नहीं है पूरे तरीके से, क्या उससे अटैच होगा? क्या जो आरएनए अभी पूरा का पूरा बना नहीं होगा, क्या वो अटैच होगा? यानी मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि यानी अभी इसके अंदर क्या है, आरएनए है, और आरएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ी होगी वो क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होगा बेटा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होगी। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होगी। कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? बेटा सिलेबस के अंदर नहीं है, बट कैसे, हिस्टोन के अलावा जो भी प्रोटीन काम करती है उसके अंदर, हिस्टोन के अलावा जो भी अदर प्रोटीन्स हैं उनका नाम क्या दे दिया, नॉन हिस्टोन। सिंपल सी बात है। तो हिस्टोन के अलावा वाली प्रोटीन, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अगली कुछ चीजों की तरफ चलते हैं। देखो मैं इसलिए आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहली चीज मैंने आपको बेटा बोला कि भाई व्हाट इज द डीएनए। डीएनए क्या होता है, सबको इसका पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सबको पता होता है कि भाई डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था बेटा यहां क्या होता है, एसिड होता है। यानी डीएनए सेकंड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्यों, ड्यू टू फॉस्फेट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपसे पूछा भी जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा कि किसकी वजह से निगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट की वजह से निगेटिव चार्ज होता है। आगे आप जाके पढ़ोगे फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका जो एसिड होता है H3PO4 है ना, क्या होता है, आई थिंक H3PO4, ये इसका स्ट्रक्चर आता है। देखें T11O OH OH ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर आता है, 3 हाइड्रोजन PO4 ऐसे करके। अगर स्ट्रक्चर गलत हो उसके लिए अगर सॉरी, बट एग्जैक्ट नहीं पता स्ट्रक्चर अभी मेरा, है ना, बट आई थिंक यही होता है ना, मोर एक्यूरेट यही होता है। देखो ये जो आपका क्या होता है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, OH के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एक तो लिखने का तरीका है, दूसरा लिखने का तरीका ये है, ये फास्फोरिक एसिड होता है PO4-3, यानी इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो यानी एसिड की वजह से, एसिड की वजह से या फॉस्फेट की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, इसको समझना, यही हमारे काम का है, स्टैंड बाई बेसिक डाई। पहले बात समझो, चलो ध्यान से समझते हैं इसको कि भाई डीएनए को आपको देखना है, डीएनए को आपको देखना है। तो आप कभी भी देखो एक्सपेरिमेंट करते हो, ओनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप सेल का जो करते हो, उसके ऊपर आप मेथाइलिन ब्लू या सैफ्रानिन नाम का सॉल्यूशन डालते हो। कोई ब्लू होता है, कोई पिंक कलर का होता है, क्यों, ताकि माइक्रोस्कोप में आपको अच्छे से दिख सके। इसी तरीके से न्यूक्लियस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को देखने के लिए कलर करते हैं। स्टेन करने का मतलब क्या होता है, कलर करना, कलर करना उसको, यानी कोई चीज डालना। तो डाई का मतलब ही क्या होता है, कलरिंग सब्सटेंस। तो यानी कौन सी डाई डालते हैं, बेसिक, निगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर बेसिक डाई डाली जाती है। अब कुछ सोचो, अगर आपने इसके अंदर बेसिक डाई डाला, अगर आपने इसके अंदर बेसिक डाई डाला, कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर कलर ज्यादा लग जाते हैं, कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर कलर कम लगते हैं। उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो मैंने कहा यार ये वाला जो रीजन था, ये वाला, ये जो पूरा रीजन था कौन सा, क्या ये डार्क स्टेन है, यानी इसके अंदर कलर ज्यादा लग गया। ये कौन सा स्टेन है बेटा, डार्क स्टेन है। और डार्क स्टेन है इसलिए इसको क्या बोला गया, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोला गया, हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअल चीज बिल्कुल बता रहा हूं आपको। देखो ये डार्क स्टेन है, डार्क स्टेन का मतलब यहां पर ज्यादा डाई लगी होगी, ज्यादा कलर लगा होगा, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने क्या दिया, मतलब लिखा गया
हेट्रोक्रोमैटिन नाम दिया गया है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, देखो अब खुद सोचो डार्क कलर कैसे लगा होगा। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं पूरा। डीएनए को किसने पैक किया, हिस्टोन। इसका मतलब है यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा, यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं टाइटली पैक डीएनए? क्या यहां पर कोई दिक्कत? यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा, ज्यादा स्टेन लेगा, इसलिए इसका आया है डार्क स्टेन, और नाम क्या दिया गया है आपका, हेट्रोक्रोमैटिन। ये वाला कैसा है बेटा, लाइटली, कैसा स्टेन है, लाइटली स्टेन है, इसका नाम दिया गया यूक्रोमैटिन। क्या नाम दिया गया, यूक्रोमैटिन, यानी ये लूजली पैक्ड होगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, हालांकि आगे आती जाएंगी, है ना, और भी आगे क्लासेस में आती जाएंगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से मैं रिकैप आपको करवा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, ये क्रोमैटिन नेट था, आपसे पूछा गया क्रोमैटिन नेट का एक फाइबर निकालो, मैंने उसको निकाला क्रोमैटिन फाइबर, जो कि कुछ और नहीं होता, डीएनए होता है। डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन आती है, मैंने कहा डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन लगा दो साथ में। डीएनए को, जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, यहां पर आरएनए भी होगा, तो साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। डीएनए निगेटिव होता है, इसलिए हम बेसिक डाई से इसको कलर करते हैं ताकि आसानी के साथ देख सकें। कई बार आता है कलरिंग किसने किया था, तो आई थिंक फ्लेमिंग ने कलरिंग किया था, आप देख सकते हो फ्लेमिंग ने किया था ना। चलो, आप जब स्टेन करते हो, कलर लगाते हो, कई जगह ज्यादा कलर लग जाता है। क्यों लग जाता है, वहां पर ज्यादा डीएनए होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे डीएनए, तो उसको मैंने नाम दिया हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहां तक पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो एक छोटी छोटी बातें आपसे कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना, छोटी बट बड़ी बातें, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम अपना लास्ट पोर्शन समझते हैं, और वो पोर्शन क्या होगा बेटा, सोचो जरा, न्यूक्लियोलस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। चलो आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। पहला, डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है ना, और साथ में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। मैं तीनों चीजें आपको वन बाय वन बताता हूं कि आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे 12th कर लेते हैं, नीट की तैयारी भी करने लग जाते हैं, तब भी इन चीजों में उलझे रहते हैं यार, तीनों में सर ठीक है सब सेम है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ध्यान से, हम कब क्या कहेंगे उसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो, आपसे एक बात की गई कि आपका जो डीएनए होता है, डीएनए क्या हो, किससे मिलकर बना होता है, शुगर, मैंने कहा शुगर से, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, और साथ में क्या होता है, एसिड होता है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो क्या होता है, डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए होता है, यानी सिर्फ क्या होता है, अगर इतनी चीजें डीएनए है। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, ये लोग तो होते ही हैं। क्रोमैटिन क्या होता है बेटा, डीएनए तो होता है, साथ में कौन होता है, हिस्टोन, साथ में बेटा कौन होता है, हिस्टोन होता है, आरएनए होता है, और नॉन हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन होता है। ये क्या हो जाता है, तो अगर सिर्फ ये लोग हैं तो ये डीएनए हो जाएगा। अगर डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ गया, आरएनए नॉन हिस्टोन यानी डीएनए में सिंपल है, अगर हिस्टोन जुड़ गया, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं डीएनए की पैकिंग करवा दूं, अगर मैं डीएनए की पैकिंग करवा दूं किससे, हिस्टोन से, क्या वो क्रोमैटिन हो जाता है? बिल्कुल वो क्रोमैटिन हो जाता है। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, फिर क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? मैं कहूंगा यार कुछ नहीं, क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम होता है, बट कब, सेल डिवीजन, बट कब, सेल डिवीजन में, यानी जब सेल डिवाइड हो रही होगी, जब सेल डिवाइड हो रही होगी, यही क्रोमैटिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कहलाएगा, और इसकी स्टडी हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। चलो अगली लास्ट चीज की तरफ चलते हैं बेटा, और वो होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद आपका पूरा खेल ये वाला खत्म और पैसा हजम। चलो इसको समझते हैं, बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियोलस होता क्या है। न्यूक्लियोलस होता क्या है, चलो वन बाय वन। ये मेरा एक धागा है, ये मेरा एक फाइबर है, ये मेरा एक फाइबर है। समझो बेटा बहुत ध्यान से इस बात को, एक बात को समझ लो, आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियोलस समझ में आ जाएगा। पहली चीज क्या है, देखो मैंने कहा जो न्यूक्लियोलस होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर मैंने लिया, क्या लिया बेटा, एक क्रोमैटिन फाइबर लिया, एक क्रोमैटिन सिंबल है, एक क्रोमैटिन फाइबर मैंने लिया, ठीक है, तोड़ना नहीं है। चलो मैं अपने एक बाल लेता हूं, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, बट समझना मेरे बात को, ग्लू है नहीं मेरे पास, ठीक है ना। चलो ये मैंने अपना एक बाल लिया, आपको जूम कर देता हूं, ये देखो, ये मैंने आपको अपना एक बाल आपके सामने लिया, मैंने लिया, ठीक है, ये मेरा एक क्रोमैटिन फाइबर, ये क्या है, एक क्रोमैटिन फाइबर है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया, हालांकि मेरे पास ग्लू है नहीं यहाँ पर, बट मान लो ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया, और ग्लू लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस बाल को ऐसे पूरा अपना फैला दिया।
अब थोड़ी देर के बाद जब मैं बाल निकालूंगा, क्या ढेर सारे बाल मेरे यहां पर चिपक गए होंगे? क्या मेरे ढेर सारे बाल आसपास के भी इससे चिपक गए होंगे? हाँ, चिपक गए होंगे। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कोई दिक्कत? आइए इसको अपने मन से समझते हैं। इधर देखो, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है और क्रोमैटिन फाइबर पे यहां पर प्रेजेंट होता है ग्लू, और उस ग्लू का नाम देते हैं NOR। पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है ना। अब खुद सोचो, जैसे ही ये ग्लू, मान क्या माना? ग्लू, तो सारे के सारे, ये मैंने कहा यार एक न्यूक्लियर मेरा ये था, ये है, ये मेरा था, ये अपना वाला था। अब इससे आके बहुत सारे आपके फाइबर जुड़ जाते हैं, यानी बहुत सारे फाइबर आपके आके जुड़ जाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ग्लू सब पे होगा? क्या ये ग्लू, दिमाग लगाओ अपना, क्या ये ग्लू सब पे होगा? नहीं, क्योंकि अगर सब पे होगा तो जोड़ेगा किसको? अगर ये ग्लू सबके ऊपर होगा तो जोड़ेगा किसको? इसका मतलब ये जो NOR होता है ये सबके ऊपर नहीं होता, बल्कि कुछ पोजीशन पे होता है, कुछ क्रोमोसोम पे होता है, कुछ क्रोमैटिन फाइबर पे होता है। मैं नाम दे देता हूं, हालांकि हम पढ़ेंगे 13, 14, 15, 21, 22। जिसको ना समझ आएगा, जिसको अभी ये 5 ना समझ में आएगा, सिलेबस में नहीं है, जिसको ना समझ में आएगा कोई मसला नहीं, हम पढ़ने जाएंगे जब जैसे ही अगले लेक्चर में क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा, पूरी बातें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी कि इनका क्या मतलब होता है, NOR का क्या मतलब होता है, हमने क्या नाम दिया, सब कुछ आएगा। बट हर चीज, मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे अच्छे से पढ़ो बट आगे मत भागो। अब यही बहुत सारे लोग पूछने लगे सर बताओ बताओ बताओ, नहीं, जब वो चीज आएगी पेशेंस रखिए, पूरी चीज क्लियर होगी, जैसा कि अभी तक क्लियर हुआ है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? तो मैंने कहा ये न्यूक्लियोलस होता है और ये क्या बनाता है? RNA। RNA, फिर कहेंगे सर ये RNA क्या है? मैं कहूंगा यार RNA 3 टाइप के होते हैं। RNA जब आप स्टडी करोगे 3 टाइप के होंगे, rRNA, mRNA, tRNA, RMT, सबके अपने अपने काम होते हैं। इससे क्या बनता है? राइबोसोम। इससे क्या बनता है? राइबोसोम। और इससे क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो खुद बताओ, ये राइबोसोम कौन सा वाला होगा? 70 या 80? 70 वाला होगा या 80? मैं कहूंगा 70 वाला नहीं होगा, 80 वाला होगा। कोई बता सकता है? क्या कोई कमेंट के अंदर बता सकता है कि 80 वाला मैंने क्यों कहा? टाइम दे रहा हूं, बताओ। नहीं आता। चलो फिर बात करता हूं बेटा, प्रोकैरियोट के अंदर 70 वाला होता है। पहले ही मैंने बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे, न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, ये सब प्रोकैरियोट में होता ही नहीं। इसका मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? यूकैरियोटिक सेल की, तो 80 वाला होगा। सिंपल सी बात है, चलो अब यहां से लास्ट चीज, ये न्यूक्लियोलस आपका खत्म हो गया। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी देती है, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी देती है, उसको आप समझो, उसको आप समझो। एक सेल ऐसी है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, चलो एक सेल ऐसी है, एक सेल ऐसी, यहां अब लिखता हूं साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस समझो। एक एनसीईआरटी लिखती है, क्वेश्चन उसके ऊपर ही आता है, वो क्या लिखती है एनसीईआरटी? मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। देखो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? RNA बनाना। RNA का काम क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि न्यूक्लियोलस ही प्रोटीन बनाती है? सही बात है, वही बनाता है, पहली चीज। अच्छा एक बार ऑप्शन में आया था, आई थिंक 2013 में क्वेश्चन आया था, और उसमें यह दिया था प्रोटीन कहां पर बनती है, तो वहां पर न्यूक्लियोलस नहीं दिया था। क्या न्यूक्लियस सही होगा? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस। तो अगर आपके ऑप्शन में न्यूक्लियोलस नहीं है, क्या ऑप्शन दोगे? न्यूक्लियस ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों रहे तो ऑप्शन कौन जाएगा? न्यूक्लियोलस मोर एक्यूरेट, है ना, क्योंकि और भी चीजें। बट अगर न्यूक्लियोलस ऑप्शन ना रहे तो न्यूक्लियस ऑप्शन जाएगा पहला। तो मैं सेल ये है कि कोई एक ऐसी सेल है जो प्रोटीन ज्यादा बनाती है, कोई एक ऐसी सेल है जो प्रोटीन ज्यादा बनाती है, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस, ये वर्ड यूज होगा, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो उसमें न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है कि जो आपका न्यूक्लियोलस होना चाहिए बेटा, न्यूक्लियोलस ही बनाता है, तो जो न्यूक्लियोलस होना चाहिए क्या होना चाहिए? मोर, ज्यादा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका? लार्ज। बड़ा न्यूक्लियोलस होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा प्रोटीन बनेगी। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ चुका है? ठीक है ना, तो और भी चीजें होती हैं बट हमारे काम की नहीं है।
तो ये मैंने पूरी चीज आपको बताई, आप फिर से स्टडी कर सकते हो पूरा अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें, अगले पार्ट की तरफ आते हैं और वो पार्ट क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। उसके बाद उसके बारे में हल्का सा बता देता हूं ताकि आपको आगे चीजें क्लियर रहे, हमें पढ़ना क्या है। चलो, जैसे देखो ये मैंने कहा यार, ये अपना क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ये अपना डीएनए होता है। क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। डीएनए डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्या बन जाता है, क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। इसी को और कंडेंस कर दो, और कंडेंस कर दो, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये सारी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। एक अलग पार्ट आएगा आपके क्या, क्रोमोसोम का, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को भी आप शेयर करिएगा। और फिर मैंने आपसे कहा, इतना पढ़ने के बाद आप किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। कोई भी सेल का क्वेश्चन यानी न्यूक्लियस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।